इन दीज मेंबर्स इसमें से 2 या 3 लोगों के नाम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिख रहे हो। गवर्नर जनरल के मेंबर्स आपको बता रहा हूं मैं। पहला नाम आएगा सैयद अहमद खान, कुछ याद आ रहा? सैयद अहमद खान। दूसरा नाम आएगा क्रिस्टोफर दास, क्रिस्टोफर दास, क्रिस्टोफर दास। थर्ड नाम आएगा वी एन मांडलिक, V.N. मांडलिक। ये तीनों नाम रट जाना, प्रीलिम्स में बहुत आया है, ठीक है। अच्छा, गवर्नर जनरल की काउंसिल समझ रहे हो ना भाई? इंडिया को उस समय चलाता कौन था? गवर्नर जनरल। तो आज के समय का हिसाब समझो प्रधानमंत्री। कायदे में आज के समय का गवर्नर जनरल राष्ट्रपति की पोस्ट है, बट आप ऐसा समझो मोदी जी हैं, तो मोदी जी को सलाह देने के लिए कैबिनेट है ना। तो ये जो एडवाइजरी काउंसिल आप देख रहे हो, ये इस काउंसिल में 45 मेंबर होते थे और टोटल मेंबर होते थे कुछ, उसमें से केवल इंडियंस मैक्सिमम कितने पहुंच पाए थे? 45। ये एक साथ नहीं है, आप क्या वर्ड लिखे हो? ओनली 45 मेंबर बिकेम, मतलब इंडियन बिकेम द मेंबर टिल 1892। मतलब 1 by 1, 2 2 3 3 ऐसे करके कुल 45 लोग बन पाए थे, ठीक है। ये मेंबर कितने चेंज होते थे वो पॉलिटी में पढ़ोगे। नेक्स्ट, हाँ, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डिमांड्स, इसी में नेक्स्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डिमांड्स, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल की रिफॉर्म की डिमांड्स थी। फर्स्ट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर, विधान परिषदों में संख्या बढ़ाई जाए इंडियंस की। और दूसरा, वोटिंग राइट्स। मतलब समझ में आया? गवर्नर जनरल साहब की काउंसिल में मेंबर तो भले बन जाइए, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो वो राइट्स आपको नहीं दिए गए थे। ये इस तरीके का, तो वो चाह रहे थे हमें वोट तो दिलाओ, ऐसा होगा नहीं। फिर इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत मजाक उड़ाया था इस चीज को लेकर के, आगे जानोगे। नेक्स्ट लिखिए। ठीक, ये कौन सा? अच्छा, पहला आपने क्या दिखा? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किस चीज को बताया। दूसरा क्या बताया? इसका कॉन्स्टिट्यूशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताया। तीसरा ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासकीय सुधार क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासकीय सुधार। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजमेंट करने का इन्होंने बोला था। आप, फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन से भटकना नहीं, क्वेश्चन चल रहा है रोल। मतलब इन लोगों ने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की होगी, तो अच्छा काम कैसे कैसे किया ये वो आप कर रहे हैं। तो पहला लिखो क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव लिखो ना। तो सबसे पहला तो वही है, इंक्रीजमेंट इन द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, डैश इन आईसीएस। आईसीएस में पार्टिसिपेशन बढ़ाने को लेकर के पहली डिमांड आई, पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। एक्चुअली समझो, मुझे एक चीज बताओ, अगर एक डीएम है इंडिया में, वो डीएम इंडियन है और वही डीएम ब्रिटिश है, तो दोनों में से सैलरी ज्यादा किसको देनी पड़ेगी? बताइए। इंडियन सेम डीएम है यहां पर, और एक डीएम है जो इंग्लैंड से आया है यहां पे कंट्रोल करने के, दोनों में से सैलरी ज्यादा कौन मांगेगा? तो लॉजिकली उनका कहना था कि आप देखो बेवकूफी की काम ये कर रहे हो, एक तो ऑलरेडी इतना खर्चा कर रहे हो, ऊपर से जो डीएम है उस बंदे को भी आप ब्रिटेन से लेकर के आ रहे हो, तो उसको जबरदस्ती सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं आपको? तो लॉजिक बात है, इंडियन जो कम सैलरी में भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये भी होगा। दूसरी चीज, इंडियंस को अच्छे से समझते हैं, तो जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन भी अच्छा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स के ये पॉइंट है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये तो हमेशा से डिमांड रही है और इंडिया में अप्लाई भी किया गया। कौन सा आर्टिकल में? 51 में हमारे यहां है ये 50। ज्यादा होने लगता तो यही होता है। पक्का 50 कंफर्म? ठीक। थर्ड आइए, थर्ड है इसी में, मतलब थर्ड पॉइंट आएगा ना। थर्ड में लिखो, एक्सप्लॉयटेशन को डैश करके लिखो बैन, एक्सप्लॉयटेशन बैन, अत्याचार को रोकना, डैश इंडियन लेबर इन डिफरेंट कॉलोनी, भारतीय मजदूरों के साथ जो अलग अलग कॉलोनी में हो रहा था उसको रोकने की बात की गई। ब्रिटिश कॉलोनी जो होती थी अलग अलग, वहां पे इंडियन लेबर जाते थे ना। या अफ्रीका में तुम सुने हो, या वेस्ट इंडीज में सुने हो? सब कौन? वेस्ट इंडीज, कुछ नाम आया ऐसा? इंडीज जो वेस्ट में है, लॉजिक बात है। तो इसमें सब कौन भरे हुए हैं?
इंडियन, ये इंडियन वहां पहुंचे कैसे? क्योंकि वेस्ट इंडीज वाला जो इलाका था, उस इलाके में क्या था? उस इलाके में किसकी खेती होती थी? सुगर केन, गन्ने की खेती होती थी, याद रखिएगा। अफ्रीका में किसकी होती थी? अफ्रीका का मैप सुने हो? बड़ी समस्या तुम लोगों को, अफ्रीका का मैप नहीं जानते हो? अफ्रीका, अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कोस्ट मिलेंगे। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस कोस्ट में, वैसे तो मैपिंग में पढ़ोगे, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, यहाँ पे कुछ कंट्री मिलेंगे आपको। देखो यहाँ लिखा है कोटेड डी आइवरी, आइवरी कोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा जीटीबी, जीटीबी, जी से घाना, टी से टोगो, बी से बेनिन, ये तीन है जीटीबी, उसमें मैपिंग में कराऊंगा। ये जीटीबी क्या बोलते हैं इसको? गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लेबर्स होते थे, कौन से लेबर हैं? इंडियन लेबर है, क्योंकि जो 90% ऑफ अफ्रीका था वो किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिशर्स में। तो ब्रिटिशर्स इंडिया से लेबर को लेके यहाँ जाते थे। सुनो, गांधी जी ने इंडियन के लिए मूवमेंट चलाया था अफ्रीका में। अरे तो सुने हो, इतना तो जानते हो, गांधी जी ने अफ्रीका में कुछ आंदोलन चलाया था। किसके लिए? अफ्रीकन लोगों के लिए, इंडियंस के लिए। तो इंडियन अफ्रीका में क्या कर रहे थे? अब आया दिमाग में? तो लॉजिक है, गांधी जी कहाँ गए थे? गांधी जी यहाँ गए थे, दिख रहा है, साउथ अफ्रीका, यहां गए थे गांधी जी। तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियंस थे। तो इसका मतलब यहां पे इंडियंस क्यों गए होंगे? सोचने वाली बात है। तो क्योंकि यहां पर अब यहां होती थी खेती किसकी? शुगर केन की, गन्ने की खेती कराने के लिए क्या चाहिए? मजदूर। और भारतीय बढ़िया मजदूर होते हैं, ऐसा शुरू से रहा है। तो इसीलिए, और सस्ते मजदूर होते हैं, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स इंडिया से लेके यहां ले गए थे। और ये आज के नहीं थे, ये पुरानी बात है, 100-200 साल पहले। तो 100-200 साल से यहां पे रह रहे होंगे, तो इन्होंने अच्छा खासा अपना सेटअप कर लिया था। तो सीधी बात है, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कैसे करें। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग पॉलिसी बनाई थी। उसको रोकने के लिए फिर वहां पे कौन पहुंचते? गांधी। गांधी जी का कोई मतलब नहीं था यहां जाकर के, गांधी जी किसी और काम से गए थे यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे रहे कुछ दिन तो उनको समझ में आया गलत हो रहा है भाई साहब। गांधी जी क्या कौन थे? प्रोफेशन लॉयर थे। तो लॉयर, जो चीज गलत है तो गलत है। तो उसके बाद गांधी जी ने अफ्रीका में आवाज उठानी। तो यहां पे इसलिए बोलते हैं कि अफ्रीका ने मोहनदास को क्या बनाया? महात्मा गांधी बनाया। बहुत फेमस स्टेटमेंट है सिविल्स का। तो गांधी जी अफ्रीका में जाकर के गांधी जी बनते, उससे पहले क्या रहते वो? उनका पहला जो नाम होता वही रहते हैं। गांधी जी का पहला नाम सुना, मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद उनके पिताजी का नाम। तो मोहनदास महात्मा गांधी में कब कन्वर्ट हुए? दैट इज इन अफ्रीका। क्या कहानी थी वो गांधी जी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिमांड, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, ये मजदूर वाला हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सम सेक्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ सम सेक्टर, कुछ क्षेत्रों में डेवलपमेंट, कुछ क्षेत्रों में डेवलपमेंट मांगा, सब में नहीं मांगा, कुछ क्षेत्रों में। डैश करके लिखो, एग्रीकल्चर, हेल्थ और सैनिटेशन। एग्रीकल्चर, हेल्थ, सैनिटेशन, खेती, स्वास्थ्य, क्या, सफाई, सैनिटेशन, क्या सही होता है ना, सफाई या स्वच्छता, जो भी हो। इन तीनों में उन्होंने बोला चेंजमेंट करिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में चौथा पॉइंट, डिमांड्स ऑफ सिविल राइट्स। नागरिक अधिकारों की डिमांड कर दी। डिमांड्स ऑफ सिविल राइट, नागरिक अधिकारों की मांग कर दी। नागरिक अधिकार समझते हैं आप लोगों के जो राइट्स हैं, उसकी डिमांड कर दी गई थी, ठीक है। डिमांड्स ऑफ सिविल राइट्स, डन। अब आइए हेडिंग डाल, ये हो गया, क्या हो गया, ये क्या चल रहा था टॉपिक? रोल। अब आइए वैल्यूएशन करते हैं, इनको लिखो, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। मतलब कुछ कर और पाए थे कि खाली मतलब ऐसे ही बस? तो मैंने बोला कोई आदमी का कभी भी रोल पूछे तो कभी भी बुराई नहीं लिखते, भले उसने कुछ नहीं किया हो। जैसे ये 6 बजे के बाद इसमें कुछ होने लगता है क्या? लिख ले, कुछ समझ गया मैं, वो उड़ रहा है। लिखिए क्या, इवैल्यूएशन। भाई लॉजिकली बात है, आपको इवैल्यूएट करना है। अगर मैं आपसे आपके अचीवमेंट पूछूं 5, इवैल्यूएट खुद को कर सकते हो, तो 5 अचीवमेंट ऐसे क्या बताएंगे आप? कोई एक व्यक्ति, बस इतने सारे में से कोई एक बता दे। 5 एनी अचीवमेंट विच इज अचीव बाय यू टिल नाउ। आपकी नजर में वो अचीवमेंट है, एटलीस्ट मेरी नजर में होगा नहीं, वो भगवान जाने, आपके नजर में है। सोचिए कोई अचीवमेंट्स? हे भगवान, कोई अचीवमेंट नहीं है। 5 बहुत ज्यादा हो गए ये भी बड़ी समझ, सही बात है। 1-2 होते सर बता देते, 5 में तो सोचना पड़ जा रहा है ना, कोई बात नहीं। तो लॉजिकली आपने ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। बात को समझिए। पॉइंट यहां पे मैं वही आपको बता रहा हूं कि अगर कभी भी आपको किसी भी का इवैल्यूएशन लिखने के लिए आता है, मूल्यांकन करने के लिए, तो कोई कितना भी खराब व्यक्ति हो,
हमेशा उसकी कुछ तो अच्छाई होगी। हर एक व्यक्ति में नाम नहीं लूंगा, समझिएगा, यहाँ पे चीजों को लेकर समस्या हो जाएगी। नहीं तो जो व्यक्ति खराब है वो किसी ना किसी को तो अच्छा लगता होगा, तो जिसको अच्छा लगता उसको उसकी अच्छाई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? भाई मैं कांग्रेस का एग्जांपल लेता हूं, तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग होंगे जिनको बीजेपी वाले खराब लगते हैं, आपको बीजेपी वाले अच्छे लगते हैं, तो आप बीजेपी वालों का सही वाला पक्ष देख रहे हैं, वो नेगेटिव देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो कांग्रेस वालों राहुल गांधी का भाई अच्छा पक्ष देखते होंगे। पॉइंट समझ में? तो हर एक के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो यहीं पे सेम कहानी है कि आपने टॉपिक क्या चल रहा है आपका, मॉडरेट। तो मॉडरेट लोगों की कुछ इवेल्युएशन कर लेते हैं, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट आइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, दे गिव द विजन ऑफ फ्रीडम। उन्होंने आजादी का विजन दिया, आजादी को देखने का काम पहली बार किया कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा, एडवर्टाइज द पॉलिटिकल एक्टिवनेस, राजनीतिक जागरूकता का परिचय दिया। पॉलिटिकल एक्टिवनेस, लोगों को समझाने का काम किया साहब कि पॉलिटिकली ऐसा 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 हो सकता है। ठीक बात है। थर्ड पॉइंट, दे क्लियरली बिलीव ऑन हार्ड वर्क। वो कंप्लीटली किस पे बिलीव करते थे? मेहनत पर। क्योंकि आपको अगर, भाई सीधी बात है, मेहनत समझ रहे हैं, आपको 10 बार सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, किसके लिए? एप्लीकेशन देने के लिए 10 बार मिलना पड़ेगा, 10 बार जाना पड़ेगा, तो मेहनत तक काम था। तो इसमें हार्ड वर्क, अच्छा मैंने बोला अच्छाई का एस्पेक्ट्स उठाना है। नेक्स्ट, अच्छा ये रिलीजियस होंगे, ये रिलीजियस होंगे, इन लोगों का नेचर रिलीजियस होगा, धार्मिक होंगे, हाँ या ना? मॉडरेट्स रिलीजियस होंगे? कोई एक एक्सपर्ट बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा रिलीजियस कैसे होंगे। कोई एक व्यक्ति का नाम बताओ जो थोड़ा सा रिलीजियस है, बोलो। कोई नहीं है, ये सेकुलर नेचर के थे। रिलीजियस आगे आएंगे, तिलक आएंगे, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, उन्होंने सीधे शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव, क्या हो गया? स्पेशली रिलीजियस हो गया कि नहीं? इसमें कौन थे? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेरोजी, ये सब लोगों का कोई भी नाम आप किसी भी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो लिखिए, दे सेकुलर इन नेचर, धर्म निरपेक्ष थे, सेकुलर इन नेचर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, दे एडवर्टाइज डेमोक्रेटिक थॉट। उन्होंने लोकतांत्रिक विचारों का प्रचार किया, लोकतांत्रिक विचारों का प्रचार किया, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक थॉट बढ़ाने का, लोगों को बताना कि साहब ऐसा है वैसा है ऐसा करके। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम एनालाइज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियों, एनालाइज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियों का मतलब को समझाने का पहली बार इन्होंने काम किया कि इकोनॉमिक पॉलिसी के एग्जैक्टली मतलब नहीं, पीछे ड्रेन ऑफ वेल्थ, कहां पैसा जा रहा, क्यों जा रहा है। भाई आपको कोई चीज अगर पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं ना, आप तब अच्छा यार ऐसा होता था क्या, ये तो होता है दिमाग। भाई हमें इंडियंस को पता ही नहीं चला कि हमसे जो टैक्स ले रहे हो जा कहां रहा। तो इसमें नौरोजी साहब थे, उन्होंने बताया कि साहब देखो सैलरी दे रहे, फला दे रहे, फला पैसा, तो अब अच्छा बताओ यार। मैंने फिर आपको गूगल करता हूं, देखा तो 40 लाख ट्रिलियन कुछ आया था ना, 40 ट्रिलियन डेटा। तो अब जब मैंने गूगल किया, आपको दिखाया, तो आपको समझ में आया इतना पैसा ले गए। अभी तक आपने खाली सुना था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पैसा ले गए, कितना ले गए पता नहीं, वीडियो देखा तो समझ में आया ना, वही चीज थी। तो ये चीज बताने का काम किसने किया? इंडियंस को। और इसी में लास्ट पॉइंट है इसी का, फिर अगले पे वो है, क्लेरिफाई द पॉलिटिकल इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिशर्स, क्लेरिफाई द पॉलिटिकल इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिशर्स, राजनीतिक और आर्थिक चरित्र इसको दिखाया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टर, चरित्र, समझ गए कि अंग्रेज लोग कहने के लिए कुछ और थे, वो सुने हो क्या बोलते हो, उसके दांत कुछ और, हाथी के, हाँ वो होते भी हैं। आपने टस्क देखा है ना उसका, जो आइवरी वाला। अच्छा, लास्ट हेडिंग लिमिटेशन, लास्ट हेडिंग लिमिटेशन, कुछ तो कमियां भी होंगी इसमें, तो आप लोग माहिर हैं, बताइए क्या क्या दिक्कतें थी अभी तक, मोटा मोटी नहीं भी अगर कुछ ऐसा तो गैस करके बताओ, ये सर कमी रह गई। भाई देखो अगर सही होते तो हम आजाद 90 के आसपास हो चुके होते, नहीं हुए मतलब कुछ तो कमी होगी, पक्का है। अब बताइए कुछ कमियां, क्या नहीं था?
लिखो, क्या ब्रिट हल्के में ले रहे थे? हद हो गई यार। आंसर राइटिंग में क्या जाएंगे, आंसर लिखना है ना आपको। ब्रिट इनको हल्के में ले रहे थे, ये ब्रिट को हल्के में ले रहे थे। ये थोड़ा लिखने में अच्छा, बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा, लिख नहीं सकते। लिखिए पहला, ओवर ट्रस्ट इन ब्रिटिश पोलाइटनेस, अंग्रेजों की उदारता में अति विश्वास। जो अभी कांग्रेस का हुआ हरियाणा में, जम्मू कश्मीर निकल गया भाई, देखिए फिर वापस वही दौर। नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरेंगे इंडियंस, नहीं सुधरेंगे चाहे जो हो जाए। रिकॉर्ड हो रहा है, हो ही रहा है, होने दो यार, कौन दिक्कत, समझ रहे हैं? नहीं सुधरोगे यार, बड़ी दिक्कत है यार। अब एनसी की बन गई गवर्नमेंट, बनी रही है, उमर अब्दुल्ला साहब बनने वाले हैं। अब फिर वही दौर जो हो रहा है, दौर आपको लगता है कि वो दौर, वो फिर वही दौर आने वाला है जो पहले का था। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली इंडियंस में एक्सेप्टेबल है ही नहीं चीज़ों को लेकर के यार, कि हमें सुधारने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, हम ऐसे ही रहेंगे, हमें मत सुधारो। 370 के बाद इतना बुराई की जा रही थी, फिर भी देखो जहां जहां से एक्सपेक्टेड था सुधार किए गए, वहीं वहीं बीजेपी हारी है। सपोर्ट करिए। खुलेआम तो देखो जरूरत ही नहीं थी करने के लिए, क्योंकि खुलेआम के लिए ऑलरेडी वहां पे है, एनसी है, पीडीपी है, ये सब हैं जो सपोर्ट कर ही देता डायरेक्टली उनको। बीजेपी का दो ही मेन काम था, 370 हटाना और अयोध्या, इन दोनों जगहों पे बीजेपी हार गई। इसका मतलब क्या हुआ, दो निकलते हैं दोनों मतलब में। पहला मतलब है कि ये एक्चुअली वहां के लोकल लोगों के या तो मुद्दे ही नहीं थे, समझ रहे, या दूसरे वहां के लोकल लोग ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। आप समझ रहे, आपको लगता था मंदिर बनाना जरूरी है, अयोध्या के लोगों को नहीं लगता था मंदिर जरूरी है। मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली क्या हो उसमें एनालिसिस नहीं करेंगे ना हम, आप पॉलिटिकल डिबेट कर सकते हैं, आप कर सकते, बट लॉजिकली अगर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मतलब अयोध्या वालों ने बीजेपी को हरा दिया, कहीं और से जीतते ना जीतते अयोध्या जीतना चाहिए था, क्योंकि क्या 500 साल की जो हिस्ट्री है वही तो आपको फिर से बनी थी, कहीं बड़ी मुश्किल से हुआ था, वहां पे आप हार गए। तो वही मैंने अभी बताया नहीं, आपको एक ऐसा थ्योरी बनाओ जिसपे आपको सब लोग सपोर्ट करें, तो को बाप बेटे में लड़ाई हो गई थी, अभी सेम कहानी यहाँ पे है कि आप खुद ही सोचो कि अयोध्या के नाम पे आपने पूरा इलेक्शन लड़ा, आप 500 में से 300 सीट भी जीत गए और अयोध्या खुद हार गए। बात समझ रहे, समझ रहे? ये बहुत नहीं, ये अंदर ना फंसा रहता है कई बार कि मतलब हद वही यार, मतलब हमने सब कुछ किया और उसके बाद भी हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये ना है, इसलिए मोदी जी का आप कई बार चेहरा देखो लॉजिकली, पहले का चेहरा और अभी के चेहरे में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। नोटिस करेगी, नोटिस करेगी, एक तो बुजुर्गावस्था भी धीरे धीरे आ ही रही है, बट लॉजिकली देखा जाए तो ये पहले की जो नहीं टोन थी वो, क्योंकि 290 के प्लस थे ना, तो वो अलग टोन होती है। अभी अलायंस है भाई साहब, तो अलायंस में टोन तेज कर नहीं सकते, क्योंकि जहां माहौल बना है, नीतीश कुमार साहब और नायडू साहब एक पैर खींचेंगे, काम खत्म हो गया। ये डर जो होता है ना, इस डर में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी है, खैर मजा नहीं आ रहा, लेकिन अब पहले वाला जलवा दिख नहीं रहा है। अब आज मोदी जी कहाँ गए हैं, आज लाओस क्या करने, बिल्कुल सही बात है। आसियान मीटिंग, इंडो आसियान मीटिंग होती है, हरे भारत और आसियान की सम्मेलन हमेशा होता है, तो उस सम्मेलन में बैठक में है, तो अब जा रहा है आराम से, कोई नहीं। इसमें चेहरा चमक रहा सबसे ज्यादा इजराइल के पीएम का, नेतन्याहू, जहां माहौल बन रहा वहां बम गिरा रहा, यूएन के चीफ को बैन कर रहा, पागल हो रखा, अलग ही लेवल पे चल रहा उसका, कुछ सोच ही नहीं रहा वो, साहब बैठ बैठ खत्म। यमन को कूट रहा, सीरिया कूट रहा, लेबनान कूट रहा, गाजा खत्म कर दिया, ईरान का नंबर बस आज ही बात, कल स्टेटमेंट फिर आ गया उसका कि ऐसा हमला करेंगे कि ईरान जनरेशन याद रखेगा। कुछ करे ना करे ईरान वाला ऐसे मर जाएंगे। आप समझ रहे, हर तीसरे दिन फ्लाइट कैंसिल कर रहा है, रात को 9 से सुबह 5 की। ईरान हर दूसरे या तीसरे दिन 9 to 5 मॉर्निंग में पूरी फ्लाइट कैंसिल कर रहा है कि पता नहीं किस दिन से मिसाइल आ जाए। सोचो, ये होता है डर, ये ना, ये भी एक होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं इसको, डरा करके भी आप जीत रहे हो। रोज एक स्टेटमेंट प्रेस रिलीज क्या कर दो कि हम बेटा बता, अच्छा ठीक है तो निकल बाहर, निकल बताता हूं, वो निकलेगा ही नहीं बाहर। समझ रहे हैं, ये हाल हो रखा है ईरान का, और डर तो है ही भाई, इसराइल का तो हाल हो ही रखा है। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा रेडिकल हैं, क्योंकि उनको पता अगर हम इकट्ठा नहीं रहेंगे तो दुनिया निपटा देगी हमें। ऐसा हो चुका है हिटलर के समय, तो उनको क्लियर हिसाब किताब था भाई साहब, बिल्कुल होलोकॉस्ट कि अगर हम नहीं मिले तो हमें मार दिया जाएगा। ये चीज जब आपके कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, जब आपको पता है कि मैं मरूंगा, तो फिर आप आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते हो। इसराइल की वही कहानी है, इसीलिए वो एक साथ हर कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे लड़ रहा है, साइकोलॉजिकल लड़ रहा है, वेपन से लड़ रहा है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ रहा है, डिबेट यूएन में जा रहा है, देखो सब तरह का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट में बाकी लोग तो हैं, अमेरिका तो क्या कहा जाए, ये अपने आप क्यों चल रहा भाई। ठीक है, लास्ट, अच्छा लिखो, पहले लिखो ट्रस्ट, दूसरा लिखो पॉलिसी ऑफ बेगरनेस, बहुत फेमस है ये पॉलिसी ऑफ बेगरनेस। पॉलिसी ऑफ बेगरनेस का मतलब है ना भिखारी की नीति, भिक्षा, ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है।
नहीं, आजादी दे दो हाथ जोड़ करके मांग रहे नहीं, अरे लेटर लेके भैया हमें आजाद कर दो, हमें आजाद कर दो। लॉजिकली देखा जाए तो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये इन्होंने बोला है, लाला लाजपत ने बाकायदा बोलता है इसको, पॉलिसी ऑफ बेगरनेस। नेक्स्ट, फियर फ्रॉम द गवर्नमेंट या फियर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का भय। फियर ऑफ गवर्नमेंट भी है कि नहीं है कि सरकार बहुत मारेगी? फियर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अच्छा दिक्कत ये ना, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन पब्लिक, साधारण जनता से दूरी। डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन पब्लिक, भाई सीधी बात है, मैंने इसमें कौन लोग होंगे? सारे के सारे, मैंने बताया पढ़े लिखे थे, रिच क्लास थे या अमीर, और वो किससे कनेक्ट नहीं कर पाए? पब्लिक से। पब्लिक से कौन आएंगे? तिलक, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, हर गणपति देखे हो अभी मुंबई में, क्या दबा के नाचो, देखो डांस, वो होता है पब्लिक से कनेक्ट करना, ये नहीं कर पाए कनेक्ट। और लास्ट पॉइंट, नो टारगेट फॉर कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता की तो उन्होंने कभी बात ही नहीं की। 1930 में जाकर के कांग्रेस ने इस बात को माना है कि कंप्लीट फ्रीडम, जब बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया गांधी जी को, तब जाकर के ये काम हुआ है, कंप्लीट फ्रीडम। यहां पे रहती है कहानी इनकी हिसाब किताब में। चलिए, तो आज के लिए कहानी आपकी मैं समाप्त करता हूं, हो गए ऑलमोस्ट 6:30। ठीक है, कल का हिसाब ऑफ रहेगा, कल तो फ्राइडे आपका। इस सैटरडे में